नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं में ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद में हम राज्य शास्त्र की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये आखिरी लेसन है। आप ध्यानपूर्वक इसके प्रश्नोत्तर स्वाध्याय पूर्ण करें और उसके बाद हम आए दिन आए वीडियो में प्रश्न पत्रिका भेजते रहेंगे। तो आइए चलते हम ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण की तरफ। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए इतिहास के साधन और उनका संरक्षण कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज हमारे पास इतिहास के अनेक साधन और उन साधनों के आधार पर लिखे गए ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। यह सब अनेक इतिहासकारों द्वारा किए गए अथक परिश्रम का फल है। यह अत्यंत अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है। इनका संरक्षण संवर्धन करते और उनमें विशिष्ट दस्तावेज, अभिलेख, ग्रंथों, पुरावस्तुओं को प्रदर्शित करने का कार्य संग्रहालय करता है। उनके कार्यों की वैज्ञानिक जानकारी लोगों को पहुंचे, इसके लिए उसके द्वारा शोध, कार्यात्मक पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित किया जाता है। जिन दस्तावेजों के और प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता, परंतु वे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें अभिलेखागार में संरक्षित रखा जाता है। अभिलेखागार के बारे में हमने पहले लेसन में पढ़ा है। दिल्ली में हमारा सबसे बड़ा अभिलेखागार है, फ्रांस का लोuvre का अभिलेखागार है, ये हमने पहले लेसन में ही पढ़ा है। इन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को अनुसंधानकर्ताओं अथवा शोधकर्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। ग्रंथालय इन ग्रंथों का संरक्षण और प्रबंधन कार्य करते रहते हैं। तो आइए चलते हैं हम नंबर 1 की तरफ, ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण। ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण क्यों आवश्यक है और कैसे किया जाता है? उनका अंकन, लेखन, उनकी सूची बनाना, पांडुलिपियां तैयार करना, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन वस्तुओं के स्वरूप, भौतिक साधनों की साफ सफाई रखना ध्यानपूर्वक करनी पड़ती है, सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है। इन कार्यों के लिए विभिन्न विषयों की कृतियों का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यह आप कार्य कर सकते हैं। उसके चलते उसका पहला पॉइंट है हमारे सामने, ऐतिहासिक साधन और उनका संरक्षण में मौखिक साधन। मौखिक साधनों में आपने देखा होगा, पुरातन काल में घर के अंदर में कोई भी कार्य करते समय हमारी माता बहनें, हमारी दादा दादी यह मुंह से, अपने मुख से कुछ ऐसे अभंग बोला करते थे, गीत बोला करते थे, कहानियां सुनाया करते थे, जिसके कारण हमने भी और आपने भी सुनी होगी। लोक परंपरा के गीत है, उसमें कहानी और कथाएं, इनका संकलन है। संकलित साहित्य सामग्री का वर्गीकरण, विश्लेषण करना अनिवार्य, अनुवार्थ स्थापित करना यानी अर्थ स्थापित करना। अनुवार्थ मतलब जो कहानी बताई गई उसका अर्थ, उसमें से हमने क्या सीखा, क्या सीख ली, तात्पर्य क्या है उसका, ये बात। उसके बाद में चले तो अनुसंधानिक मौखिक साहित्य का प्रकाशन करना, जो हमने बोला, लिखा, कहानी, तो इस कहानी के तहत उसे लिखा भी जाता है। उसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण क्या करना चाहिए? समाज विज्ञान लेना चाहिए, सामाजिक मानव विज्ञान लेना चाहिए, गीतक और भाषा विज्ञान लेना चाहिए, मितक भाषा के साथ में ग्रंथालय प्रबंधन का कार्य सीखना चाहिए, इतिहास और इतिहास अनुसंधान पद्धति को सीखना है, अनुसंधान पर लेखन भी आपको करना है। उसके बाद में लिखित साधन में हमें क्या मिलता है? ये मौखिक साधन की बात हमने अभी कही। तो लिखित साधन में हमें ताम्रपट, उकेरे हुए लेख, कार्यालयीन दफ्तर, दस्तावेज, निजी पत्र, दैनंदिनी डायरी, ऐतिहासिक ग्रंथ, पांडुलिपियां, चित्र, फोटो, प्राचीन ग्रंथ आदि अभिलेख, दस्तावेजों का संरक्षण एवं संपादन करना। दूसरा पॉइंट है दस्तावेजों का संरक्षण करने तो आवश्यक साफ सफाई, ये हमने ऊपर भी पढ़े, तथा रासायनिक प्रक्रिया करके उसको संकलित रखना, यानी दिमक विमक ना लगे,
ऐसे परिस्थितियों में रासायनिक प्रक्रिया लगाकर उसको संरक्षित रखा जाता है। दस्तावेजों का ऐतिहासिक मूल्यांकन करना, विशिष्ट दस्तावेजों को प्रदर्शित करना, संपादित साहित्य और अनुसंधान के निष्कर्ष प्रकाशित करना। अब इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण क्या है, हमें कौन कौन सी भाषा आनी चाहिए, हमने क्या कर लेना चाहिए। उसमें भाषा का नाम है, पहले सबसे पहले दिया हुआ ब्राह्मी है, घसीटा है यानी सर्राफा, पारसी यानी पर्शियन भाषा आनी जैसी, लिपि और उनके विकास क्रम का ज्ञान होना अनिवार्य है, वो हमें सीखना पड़ेगा। इतिहासकालीन समाज संरचना और परंपराएं, साहित्य और संस्कृति, राज्य सत्ता, शासन व्यवस्था आदि का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। विविध चित्र शैलियों, शिल्पकला की शैलियों और उनके विकास का क्रम का ज्ञान। उस समय कौन से कागज, मैंने पिछले साल आपको दिखाया भी था कि भोजपत्र, उस समय भोजपत्र चला करता था। शाही कौन सी होती थी और रंगों का ज्ञान, और पेन कौन सा होता था, कैसे होता था, ये सारी बातों का ज्ञान हमें लेना चाहिए। उकेरे हुए लेखों के लिए उपयोग में लाया गया पत्थर, धातुओं के स्वरूप के बारे में जानकारी हो, दस्तावेजों, अभिलेखों और स्वच्छता और संवर्धन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रिया हो, उसके लिए उपकरण, रसायनों की जानकारी होनी चाहिए। संग्रहालय की दीर्घाओं में प्रदर्शन का प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर लेखन भी होनी चाहिए। अब चलते हैं भौतिक साधन की तरफ। मौखिक देखे हमने, उसके बाद में मौखिक के बाद में क्या देखे, लिखित साधन को देखा, और लिखित के बाद अब चलते हैं हम भौतिक साधनों की तरफ। भौतिक साधनों में हमें प्राचीन वस्तुओं का संग्रहण करना, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति है, हमारे बाजू में ही पड़ोस में चले गए तो नागरा के अंदर में जो प्राचीन मंदिर मिला हुआ है शिव जी का। उसके बाद में अब काल भैरव के पास जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़ा किला भी है, आपने देखा होगा। यह है भौतिक साधन। कालखंड और प्रकारों के अनुसार वर्गीकरण करना, सूची बनाना, पुरातन वस्तु का संवर्धन करने के लिए आवश्यक साफ सफाई, अन्य रासायनिक प्रक्रिया भी करना, उसकी जानकारी। चुनिंदा पुरातन वस्तुओं था उनके प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित करना। बहुत सारे लोगों को पुरातन काल में जो पाए गए 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, सिक्के, 25 पैसे, 50 पैसे, अभी तो चलते ही नहीं। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा नहीं चलता है। 20 पैसे भी थे पहले के, वो भारत के अंदर 10 पैसा था, 5 पैसे थे, पहले के अलग थे, अभी के अलग है। 3 वस्तु का संग्रह करना, विदेशी वस्तु का संग्रह करना, तो उसकी प्रदर्शनी लगाना, पुरातन वस्तुओं संबंधित अनुसंधान पर लेखों का प्रकाशित करना, वनस्पति और प्राणियों के जीवाश्मों का वर्गीकरण करना, उसकी सूची बनाना। जीवाश्म यानी जो मर गए, उसका जो अस्म हमें मिला, मतलब उसकी हड्डी वड्डी मिली, उसके ऊपर से अनुसंधान करना, प्रदर्शनी का आयोजन करना, चुनिंदा जीवाश्म को। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण क्या है, पुरातत्वीय अध्ययन प्रणाली, सिद्धांत और प्राचीन संस्कृति का परिचय, पुरातन वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाए गए पत्थरों, खनिजों, धातुओं, चिकनी मिट्टी जैसे धातुओं में प्रादेशिक स्रोतों का, उनकी रसायन विज्ञान से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान। पहले के ज़माने में मैंने लकड़ी की वो ये भी देखे, फिर चीनी मिट्टी भी देखी, उसकी वस्तुओं को देखा उत्खनन में, उसको ठकी कहा जाता था, लकड़ी की बनी हुई गुड़िया को। पुरातन वस्तु की साफ सफाई और रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए लगने वाले उपकरणों और साधनों की जानकारी लेना, विभिन्न कला शैलियों के उनके विकास क्रम का ज्ञान होना, उसके बाद पुरातन वस्तुओं और जीवाश्मों की प्रतिकृति बनाने का कौशल्य प्राप्त होना, संग्रहालय की दीर्घाओं के प्रदर्शन का प्रबंधन करना, सूचना और प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर लेकर। उसके बाद हम चलते हैं 9.2 की तरफ, जो कुछ विख्यात संग्रहालय है। कुछ विख्यात संग्रहालय कहाँ के हैं, तो हमने अभी अभी आपको बताया कि विख्यात संग्रहालय हमारा दिल्ली का भी है, फ्रांस का लूवरे का संग्रहालय हमने पढ़ा, उसमें क्या क्या रखा हुआ है, कैसे किस प्रकार से रखा हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे। चलते हैं मध्य युग में यूरोप के राजघराने के लोगों और संपन्न व्यक्ति कला वस्तुओं का संग्रह करते थे। इन कला वस्तु के प्रबंधन की आवश्यकता अनुभव हुई। इस आवश्यकता में संग्रहालय की अवधारणा का उदय हुआ। लूवरे संग्रहालय फ्रांस का, इस संग्रहालय में स्थापना पेरिस नगरी में हुई। यह स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई। फ्रांस के राजघराने के व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की कला वस्तु की संग्रह पहले लूवरे संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया। उसमें विश्वविख्यात इतालवी चित्रकार लियोनार्दो दा विंची द्वारा चित्रित बहुचित्रित चित्र, किसका चित्र, मोनालिसा का। यह कक्षा 7 में भी आपने पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा। 16वीं शताब्दी में प्रथम फ्रांसीसी फ्रांस नरेश था।
लियोनार्डो विंची फ्रांस नरेश प्रथम फ्रांसीसी के आश्रय में था। नेपोलियन बोनापार्ट अपने आक्रमण के समय स्वदेश में बड़ी मात्रा में कला वस्तुएं ले आए थे। इन कला वस्तुओं के कारण लोuvre संग्रहालय के संग्रह में बड़ी मात्रा में वृद्धि हो गई। इन समय इस संग्रहालय में असम युग से लेकर आधुनिक समय तक की 3,80,000 से अधिक कला वस्तुएं। अब नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण व्यक्तिमत्व नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेनानी होते हुए भी, जर्मनी सेनानी होते हुए भी, जब वो कहीं युद्ध पे निकले तो केवल एक शब्द, उनका शब्द ये था, जीवन भर याद रखना कि मैं 1000 तलवारों से नहीं डरता। क्या बोलते थे वो? मैं 1000 तलवारों से नहीं डरता, लेकिन मुझे डर केवल एक लेखनी का लगता है। लेखनी मतलब कलम, कलम यानी पेन। मास्टर लिखता है ब्लैक बोर्ड पे चौक से, तो लिखते समय कुछ भी गलत सलत नहीं लिखा जाता। पेन से लिखे, पेन की और इस्तेमाल आपने देखा होगा, जब कोर्ट के अंदर फांसी की शिक्षा होती है पेन तोड़ा जाता है, उसका उपयोग नहीं होता है। यानी पेन इतना कार्य करता है, इसीलिए वो क्या बोलते थे कि मुझे 1000 तलवारों से डर नहीं लगता। अगर सामने 1000 सैनिक भी है तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन एक पत्रकार हो, एक कलम पकड़ने वाला व्यक्ति हो, उससे मुझे डर लगता है, ताकि मेरा भविष्य खराब ना हो जाए। ये किसका वक्तव्य था? नेपोलियन। यहाँ नहीं है, लेसन में नहीं है, आपको बताया मैं, नेपोलियन बोनापार्ट का। तो मरते दम तक याद रखे, जब भी कुछ लिखे गलत तो कभी लिखना नहीं, और पेन का इस्तेमाल सही शब्दों के लिए ही करना। ये हमारी प्रार्थना है आपको। अब आप ध्यान में रखते नहीं रखते, आजीवन रखना है। उसके बाद ब्रिटिश संग्रहालय इंग्लैंड। इस संग्रहालय का स्थापना लंदन में ईस्वी सन 18वीं शताब्दी में हुई। तत्कालिक प्रकृति वैज्ञानिक सर हंस स्लोआन में अपने संग्रह की लगभग 71,000 वस्तुएं इंग्लैंड नरेश द्वितीय जॉर्ज को सुपुर्द। उनके अनेक चित्र, ग्रंथ, वनस्पतियों के नमूने आदि का समावेश था। आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा अपने आधिपत्य वाले विभिन्न उपनिवेशों में स्वदेश में लाई गई कला वस्तुओं, प्राचीन अवशेषों के कारण ब्रिटिश संग्रहालय में वस्तुओं की संख्या बढ़ती चली गई। इस समय इस संग्रहालय में लगभग 80 लाख वस्तुएं संग्रहित है। इस संग्रहालय में भारत की अनेक पुरातत्व वस्तुओं का समावेश है। सबसे पहले आप किसी पिक्चर में देखा होगा कि भारत का जो हीरा था कोहिनूर, इसी संग्रहालय में था, जो करोड़ों अरबों खरबों का है। कहाँ पे था? कौन से? ब्रिटिश संग्रहालय इंग्लैंड में था। भारत की बहुत सारी वस्तुएं वहाँ पे है, क्योंकि भारत के ऊपर उन्होंने राज किया। यहाँ से जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो लेके चले गए। उसमें कोहिनूर भी था, वो भी लेके गए। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें क्या रखा है? यह प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय है। इसका प्रारंभ पहले 1846 में अमेरिका में स्थित सोनियन इंस्टीट्यूशन संस्थान के प्रबंधन में हुआ। इंस्टीट्यूशन यहाँ वनस्पतियों, प्राणियों, अवशेषों और जीवाश्म खनिजों, पत्थरों, मानव प्रजाति के जीवाश्म, पुरातत्व वस्तुओं से मिलकर 12 करोड़ से भी अधिक नमूने संग्रहित किए गए हैं। चित्र भी है उसका। भारत के प्रसिद्ध संग्रहालय, भारत का प्रसिद्ध संग्रहालय इंडियन म्यूजियम कोलकाता का है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली का है, हमने पहले लेसन में पढ़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई का है। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद का है। द केल्को म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स अहमदाबाद भारत में विख्यात संग्रहालय में से एक कुछ। लेकिन इतने दूर अगर हम नहीं गए तो कम से कम मध्यवर्ती नागपुर के अंदर गए तो नागपुर में भी संग्रहालय है। उस संग्रहालय में हम जा सकते हैं। मीठे नीम दरगाह या रिजर्व बैंक के बाजू में जो विधान भवन है, विधान भवन के बाजू में मध्यवर्ती नागपुर वस्तु संग्रहालय करके उसका नाम है। वो भी आप अपने माता पिता के साथ देखने जा सकते, क्या क्या चीजें वहाँ पुरातन काल की रखी हुई है। तो ये तो संग्रहालय, भारत के संग्रहालय कोलकाता, भारतीय संग्रहालय भारत के प्रथम संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल संस्थान द्वारा 1814 में स्थापित हुआ। चेन्नई में 1851 में हुआ। गवर्नमेंट म्यूजियम भारत का दूसरा संग्रहालय है। 1949 में दिल्ली में राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय सबसे बड़ा है। नेशनल म्यूजियम। इस समय भारत में विभिन्न राज्यों में अनेक संग्रहालय। महाराष्ट्र में मुंबई में है, मुंबई में तो दिल्ली,
मुंबई में ही नहीं तो नागपुर में भी है। मैंने बताया मध्यवर्ती संग्रहालय। कुछ संग्रहालय विश्वविद्यालयों के साथ संलग्न होते हैं। ऐसे संग्रहालयों के माध्यम से संग्रहालय की विज्ञान विषय में संबद्ध विविध पाठ्यक्रमों का अध्यापन और अध्ययन किया जाता है, अध्यापन किया जाता है। भारत में कुछ प्रमुख संस्थान और विश्वविद्यालय है जो संग्रहालय विज्ञान से संबंधित स्नातक और स्नातकोत्तर पदवी का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। उसमें राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय दिल्ली है, महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा है, कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता है, बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ है, शिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में है। तो इसमें भी आप अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। 1904 में मुंबई में कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों ने इकट्ठे आकर प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के आगमन के स्मरणार्थ एक वस्तु संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया। 1905 के नवंबर महीने में इस संग्रहालय में भवन की नींव रखी गई। इस संग्रहालय का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया निश्चित किया गया, क्योंकि उस समय किसका जोर था? अंग्रेजों का था। आज उसका नाम बदल दिया गया। आज क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई। पहले नाम क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। 1998 में संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय किया गया। संग्रहालय की वास्तु का निर्माण कार्य इंडो गोथिक शैली में किया है। इस वास्तु को मुंबई नगरी की प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक विरासत की इमारत का दर्जा दिया गया। संग्रहालय में कला, पुरातत्व, प्रकृति का इतिहास इन तीनों वर्गों में विभाजित लगभग 50,000 पुरातत्व वस्तुएं संग्रहित की गई। ग्रंथालय और अभिलेखागार, ज्ञान और जानकारी के भंडार गृह ग्रंथालय। ग्रंथालय उनके बारे में ग्रंथ हेच गुरु, ये निबंध में हमको मराठी में लिखना है। ग्रंथों के अंदर वो हमें नई शिक्षा, नई दिशा, हमारा मार्ग प्रशस्त करते। ये कब होता है? जब आप किताबें पढ़ते, ग्रंथों को पढ़ते हैं तब। अब ये ग्रंथ कौन कौन से हैं? पुरातन काल में भगवद गीता है, रामायण है, महाभारत है, कुरान है, पुराण है। ये हमारे तप्त मन को शांत करने का कार्य करते हैं। किसी भी संस्कृति में, वो बाइबल हो, है ना, सिखों का गुरुद्वारा में रखा हुआ जो सिखों का जो क्या बोलेंगे गुरु ग्रंथ साहिब है, वो भी तप्त मन को शांत करने का कार्य करता है। ये हमारे अभिलेखागार ग्रंथालय है। तो भंडार गृह में ये रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, विज्ञान जैसे विषयों के साथ निकटतम संबंध है। उसके द्वारा ग्रंथालयों द्वारा ग्रंथों का संकलन करना, उनका वैज्ञानिक ढंग से आयोजन करना, उनका संरक्षण और संवर्धन करना, जानकारी के स्रोतों का प्रसारण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं। उनमें बहुत से कार्य अद्यतन संगणकीय प्रणाली द्वारा किया गया है। पाठकों को उनकी आवश्यकता अनुसार निश्चित ग्रंथ उपलब्ध करा देना यह ग्रंथालय प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। अभी एक क्लिक में हमें सारे ग्रंथ उपलब्ध होते हैं आपके नेट के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से। अगर आप गूगल में जाते और सर्च करते हैं तो आपको ये सारी चीजें, तो ये अपने आप तो गूगल में आई नहीं होंगी। कोई ना कोई तुम्हारे मेरे जैसा या कोई अन्य व्यक्ति होगा जिसने लिखा होगा, वो वहां पे पोस्ट डाली होगी, तभी तो हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का ग्रंथालय ईसा पूर्व लगभग 5वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी मेसोपोटामिया में असीरियन साम्राज्य का सम्राट अशुरबानीपाल का ग्रंथालय ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी और इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया का ग्रंथालय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का है। संसार के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथालय थे तमिलनाडु के तंजौर का सरस्वती महल ग्रंथालय। ईस्वीसन 16वीं 17वीं शताब्दी के नायक राजाओं के कार्यकाल में बांधा गया। 1675 में वेंकोजीराव भोसले ने तंजौर को जीत लिया और वेंकोजीराव भोसले ने तंजौर को जीत लेने के उपरांत स्वयं का राज्य स्थापित किया। वेंकोजी राजे भोसले और उनके वंशजों ने सरस्वती महल ग्रंथालय अधिकाधिक संपन्न बनाया। उनमें सरफोजी राजे भोसले का महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी स्मृति 1918 में इस ग्रंथालय को उनका नाम दिया गया। इस ग्रंथालय के संग्रह में लगभग 50,000 ग्रंथ रखे हुए हैं। भारत के अनेक ग्रंथालयों में कुछ ग्रंथालय विशेष उल्लेख करने होंगे। उनके कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली की नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, हैदराबाद की स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई की लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, डेविड समून लाइब्रेरी आदि ग्रंथालयों का समावेश इसमें होता है।
अभिलेखागारों का प्रबंधन रखना तकनीकी दृष्टि से ग्रंथालय प्रबंधन का ही एक अंग है। महत्वपूर्ण अंकन वाले कागजों दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए उन्हें सुरक्षित रखना, उनको सूचियां बनाना, जब आवश्यक हो तब उपलब्ध कराना जैसे कार्य अभिलेखागार प्रबंधन में महत्वपूर्ण होते हैं। अतः वह अभिलेख अथवा दस्तावेज ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत विश्वसनीय माने जाते हैं। संगणकीय प्रणाली में उपयोग के कारण ग्रंथालय और अभिलेखागार आधुनिक समय में प्रबंधन करना अनिवार्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा गया। भारत का प्रथम सरकारी अभिलेखागार कोलकाता में 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के नाम से स्थापित हुआ। 1911 में उसे दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। 1918 में भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति KR नारायणन ने घोषणा की इस अभिलेखागार को राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में देखा जाएगा, खोल दिया जाएगा। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। यहाँ 1748 के पश्चात के दस्तावेज अभिलेख क्रमिक रूप से लगाकर रखे गए। उनमें अंग्रेजी, अरबी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू भाषा और घसीटा यानी सर्राफा लिपि में अंकित बातों वाले इन अंकित बातों का वर्गीकरण 4 प्रकारों सार्वजनिक, प्राच्य, विद्या विषयक पांडुलिपि और निजी कागज दस्तावेज में किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत के प्रत्येक राज्य सरकार का स्वतंत्र अभिलेखागार है। हमने 3 बार पढ़े। महाराष्ट्र राज्य शासन के अभिलेखागार संचालन शाखा की मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद और नागपुर आया। नागपुर का नाम नागपुर में भी है। पुणे के अभिलेखागार में मराठों के इतिहास से संबंधित लगभग 5 करोड़ घसीटा यानी सराफा लिपि में लिखे गए कागजात दस्तावेज है। इन्हें पेशवे दफ्तर, पेशवाओं के कागजात कहा जाता है। तो आइए चलते हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कोषों के प्रकार, कोष क्या होता है, कोष कौन कौन से, उनकी आवश्यकता क्यों होती है, वो सीखने से हमें क्या मिलेगा, ये सारी जानकारी। तो आज यहीं पे हम रुकते हैं। आप सभी का आज का दिन शुभ हो।